and the Department of Islamic studies. वैसे भी बहुत इसमें बोलना जरूरी है बिकॉज जो इसमें लोगों को समझ आ जाएगी आवाज आ जाएगी तो ऑनलाइन में आ जाएगी थोड़ा सा बीइंग अ ट्रेनर जरा मुश्किल होता है इस जगह पे रुक के बात करना बिकॉज हम जो ट्रेनिंग कराते हैं दैट इज विथ पार्टिसिपेंट्स तो अमेजिंग मैं इसीलिए नहीं आया था मैंने कहा शायद कोई ऑनलाइन प्रोग्राम के लेकर तो गुस्सा ना हो ऊपर ही यहाँ पे आवाज ठीक अच्छा यहाँ तो ठीक है चलें okay so good to know the background of the class and I think again it's a unique experience to be teaching this topic on such a diverse audience specifically these fields of just we discussed like sociology, anthropology or maybe economics, they are to some extent linked with business, especially my area because it's organizational behavior, which actually is industrial psychology. So we discuss about mainly most of theories of anthropology, sociology, even economics as well. But the fields about agriculture, they are maybe a bit different. And teaching the subject of conflict, how to sort of start this thing. So generally when we teach the subject, people are having the background of maybe at BBA or BS level or MBA level. They have studied this concept at any level in their classes. But for agriculture scientists or experts, again, I'll be discussing this in a different way. And I'm firstly to thank Dr. Anum. It's always a pleasure whenever your students calls you. तो मैं एक अपना रखा हुआ है कहने के उसूल रखा है कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी जगह पे इट्स नॉट ओनली इन इस्लामाबाद एनीवेयर इन पाकिस्तान तो दैट इज माय प्रायोरिटी के वो स्टूडेंट को एक होता है कि भाई टीचर जो है बुलाया जा रहा है तो इवन टुडे आई हैड सम मीटिंग्स मैंने पहले भी 2-3 दफा हमने उसे अब फोन किया बिकॉज बड़ी आपको खुशी इसलिए होती है कि जो स्टूडेंट कल आपकी क्लास में बैठे हुए थे आज वो अगर ऐसी पोजीशंस पे हो तो अगेन गुड टू सी यू एनम हियर एज फैकल्टी what this topic is all about. There is nothing new in this topic. कोई ऐसी चीज नहीं है ये वो चीज है और specifically the culture in which we live subcontinent और पाकिस्तान और being a female conflict को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है ये हर घर का मसला है ठीक है तो ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें हर वक्त घरों में फेस करना पड़ता है मेरा जो डिसिप्लिन है वी टेक दिस कॉन्सेप्ट टू वर्कप्लेस जैसे वही लोगों में जो रिफ्ट्स हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो डिफरेंसेस हैं और एक्चुअल जो व्हाई इट इज स्टडीड इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द मेन इशू अबाउट मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इज साइकोलॉजिकल इन रियलिटी व्हाट्स हैपनिंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा अगर आप भी कभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ इसे रिलेट करें एनीवेयर एट योर होम एट वर्क प्लेस व्हेन यू आर अ स्टूडेंट और इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दे आर इन आवर माइंड इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन की हम जब बात करते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट एक्चुअली इज कॉन्फ्लिक्ट अ प्रोसेस दैट बिगिंस when one party perceives that another party is negatively affected or is about to negatively affect something the first party cares about दो लोग इसमें चाहिए आपको कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए अकेला तो पर्सनल अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो अगर हम साइकोलॉजी की अगर प्योर टर्म्स में बात करें तो हमारा जो कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस है उस हवाले से अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक तो हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत कॉमन है और जरूरी भी है जिसे हम आसान वर्ड्स में जो कहते हैं ना ज़मीर की आवाज के तो ये बेसिकली एक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हम फेस कर रहे होते हैं whenever we are doing something there is a conflict from inside I should not be doing this thing मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट में हम कहीं कोई किसी भी डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं लेकिन जो फिजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट लिटरेचर में डिफाइंड है उसके लिए दो लोग रिक्वायर्ड है और बेसिकली जो वर्ड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है when one party perceives it's not something that someone has done something practical सिर्फ सोच से ही कि हम जब ये सोचते हैं कि किसी दूसरे इंडिविजुअल ने
या तो जो चीज मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है उसको अफेक्ट किया, या इज अबाउट टू, या चांसेस हैं कि कल परसों मे बी आफ्टर 1 मंथ और 1 ईयर ये इसको अफेक्ट करेगा। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई आपकी बिलोंगिंग भी हो सकती है, वो आपकी पोजीशन भी हो सकती है, वो आपका स्टेटस भी हो सकता है। सो इफ यू आर वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी एट एनी पोजीशन, मे बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन यू आर होल्डिंग, एंड व्हेन यू फील लाइक कि सम पर्सन इज अटेम्प्टिंग कि मैं इस बंदे को रिप्लेस कर लूं, होता है ना, कॉमन है। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स, ये शायद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिसिप्लिन है इसका 30 to 40% इसके ऊपर डेडिकेटेड है, व्हिच इज अबाउट द वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स एट वर्क प्लेस एज वेल। ये मतलब एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स को समझना भी जरूरी है और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना और उसमें सरवाइव करना। तो अब अगर कोई आपको सिर्फ ये फीलिंग ये हो कि मेरी जो पोजीशन है इसके लिए समवन इज अटेम्प्टिंग, तो वो अब प्रैक्टिकली दैट पर्सन इज नॉट रिप्लेस्ड यू, अभी वो सिर्फ कोशिश कर रहा है और आपको किसी ने बता दिया जी कि ये बंदा आपकी जगह एक्चुअली करना चाह रहा है आजकल, और ये बंदा आपकी जगह इस जो है ना ये पोजीशन लेना चाह रहा है, तो आपके दिमाग में उसके अगेंस्ट एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि दिस पर्सन इज अबाउट टू हार्म समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, और कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे इस बंदे के साथ में क्या करूं, अब इसके लिए मुझे क्या कोई प्रोएक्टिव मेजर लेने चाहिए, इसको मैं किस तरह से साइडलाइन करूं, ठीक है। और ये अब मे बी जो दुनिया में जो अभी तक जंगें हुई हैं जितनी भी ओवरऑल अगर देखा जाए, उसमें सबसे बड़ी जो जंग है वो प्रैक्टिकली उसमें एक भी कोई बुलेट भी फायर नहीं हुई थी, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर, जो रशिया और अमेरिका के दरमियान हुई थी। फॉर डेकेड्स वो चलती रही और अमेरिका ये सोचता था कि यूएसएसआर ने अब एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है और वो वहां से अगर वो चला देगा, मतलब ये परसेप्शन थी, अगर वो चला दे तो पाकिस्तान और इंडिया में भी काफी हद तक ऐसी मिसाइल, तो फिर अमेरिका को वो तबाह कर सकता था। उस परसेप्शन पे वो नई टेक्नोलॉजी पे काम शुरू कर देते थे कि अच्छा हमें इसका कोई तोड़ बनाना है, जो इसी चीज में trillions of dollars were spent by both countries where there was no practical conflict, it was just a perceived conflict. तो रियलिटी क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कभी आप असेसमेंट करें, मैं ज्यादा उसे डिटेल में नहीं जा रहा, जो हमारे घरों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें रियलिटी में आप देखें तो बहुत कम प्रैक्टिकली कभी कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई होती है, सब कुछ साइकोलॉजिकल चल रहा होता है। एक बंदा सोचता है वो ऐसे क्यों कर रहा है, और दूसरा अपने पर्सपेक्टिव में, और उस पर्सपेक्टिव की वजह से जो हमारी परसेप्शन होती है हम अपने एक्शंस को, बिकॉज जो हमारा बिहेवियर है साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि दैट इज डिक्टेटेड बाय आवर एटीट्यूड, दिमाग में जो सोच आती है उससे हम डिक्टेट होता है हमारा बिहेवियर। तो हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हमें दिमाग डिक्टेट कर रहा होता है, रियलिटी में वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इसलिए इसकी डेफिनेशन को समझना इसलिए जरूरी है कि एट वर्क प्लेस द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वी आर हैविंग, बिकॉज हमने इसे फिर क्लासरूम की डिस्कशन में लेके जाना है, बिकॉज आई वाज टोल्ड मैंने इस प्रेजेंटेशन को इसी तरह से बनाया है कि स्टूडेंट्स को फिर कैसे सिखाना है कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे वो हैंडल या डील करें। लेकिन पहले थोड़ा सा इसकी हार्मफुल बहुत खतरनाक चीज है डेफिनेटली, रिलेशनशिप्स को ये डैमेज करता है। फिर उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हम एक अननेसेसरी थॉट प्रोसेस में रहते हैं, सोचते रहते हैं। देखिए दिमाग जो है, दिमाग में एक एनर्जी का एक लेवल है, ठीक है। हर दिन जब इस वक्त हम सब लोग सुबह व्हेन वी स्टार्ट आवर वर्क, तो उसमें अगर इफ वी आर हैविंग अ गुड स्लीप लास्ट नाइट, तो सुबह दिमाग टोटली एक रीचार्ज होकर स्टार्ट होता है विद अ सर्टेन एनर्जी, ठीक है। और अगर वो एनर्जी आपकी ऑलरेडी ड्रेन है, दिमाग का जो है ना, अगर हम साइंस के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो दिमाग में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें वेव्स हैं, ब्रेन वेव्स की अगर हम बात करें वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी है उसकी। इस वक्त जब हम एक्टिव काम कर रहे हैं तो इस वक्त हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज आई थिंक अप टू 4 to 14 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी के साथ दिमाग चल रहा होता है। जिस वक्त हम थोड़ा सा
हाइटेंड परसेप्शन में होते हैं कि स्ट्रेस में होते हैं, तो ये 14 से इंक्रीज होके 30 तक चली जाती है। और जब हम एक्सट्रीम लेवल की कोई एक्टिविटी को बहुत ज्यादा परेशान हो या बहुत ही कोई एग्रेसिव किसी सॉर्ट ऑफ टारगेट को परसू कर रहे हो और बहुत एफर्ट कर रहे हो, तो फिर 30 हर्ट्ज से भी ऊपर चली जाती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन वेव्स। बट व्हेन वी आर स्लीपिंग इट इज जस्ट 4 हर्ट्ज, बिल्कुल रिलैक्स दिमाग रहता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरह के इश्यूज जो साइकोलॉजिकली हमें अफेक्ट करते हैं, ये सबसे पहले हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग आइडियली द फ्रीक्वेंसी शुड बी 4 हर्ट्ज, लेकिन वो सोए हुए भी इट इज अबव 4, 8, 10 मे बी 20। सो उसका पहली इंडिकेशन क्या होती है? सो यू हैव अ सॉर्ट ऑफ रेस्टलेस स्लीप। पास होता है ना, एक इंसोमिनिया एक बीमारी होती है कि नींद ही नहीं आती। लेकिन एक ये होता है कि नींद तो आती है, लेकिन फिर कहीं आधे घंटे बाद आंख खुल रही है, फिर 10 मिनट बाद आंख खुल रही है, एक रात में 10 बजे जाग रहे हैं, तो इट मीन्स कि दिमाग उस जो है ना रिलैक्स पोजीशन में नहीं जा रहा है, समथिंग इज डिस्टर्बिंग द ब्रेन। और वो फिर एक बड़ी लंबी डिस्कशन है कि अनकॉन्शियस माइंड इसमें क्या काम कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड क्या काम कर रहा होता है। लेकिन इसका जो ड्रेन का जो मसला है ना, टाइम के साथ साथ एनर्जी और मोराइल को क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रेन करता है? बिकॉज अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं और उसके बारे में यू आर वरीड, इट कैन बी समवन इन फैमिली, इट कैन बी समवन एट वर्क प्लेस, इट कैन बी एनीवन जिसके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट है या परसीव कॉन्फ्लिक्ट है, तो ब्रेन कैन नॉट रेस्ट द वे इट शुड रेस्ट। तो वो कैसे है कि जैसे आप अपना लैपटॉप या मोबाइल कॉन्स्टेंटली चार्जिंग के ऊपर लगा दें, मुसलसल वो चार्ज होता रहेगा, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या होगा? दिमाग को अगर रेस्ट नहीं मिलता तो मुसलसल वो वर्क करता रहता है और रिचार्जिंग का उसे टाइम ही नहीं मिलेगा। और सो व्हेन यू कम एट वर्क प्लेस इवन इन मॉर्निंग यू फील ड्रेन्ड। अक्सर ऐसे होता है कि सुबह सुबह आके एंड वी फील एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्शन का कोई लिंक नहीं है फिजिकल एनर्जी के साथ, ये टोटल साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट होता है। आप भी जैसे यूनिवर्सिटी में जब आप लोग आए हैं, तो आप अब घर से जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, गाड़ी थी, बस थी, कार थी, व्हाटएवर, आप उसमें बड़े आराम से बैठ के आए। यहाँ पे हम आए हैं, एयर कंडीशन चल रहे हैं, रिलैक्स एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, और ठीक है, दिन को आप काम करके शाम को आप घर जाएंगे। इसी तरह अगर आपके बच्चे अगर सुबह आप आए और उन्होंने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जाना था, तो वो भी आपके साथ उठे, ठीक है, खास तौर पर छोटे बच्चे हैं जिनके अगर, तो आपने देखा कि सुबह से ही वो भाग दौड़ रहे थे, स्कूल जाने से पहले भी भाग रहे थे, स्कूल गए वो भी फिर सारा दिन वहां भी 1 मिनट आराम से नहीं बैठेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारा दिन एयर कंडीशन में बैठे हैं, मतलब गर्मी में भी वो भाग दौड़ रहे हैं। घर वापस आएंगे, आप लोग भी घर जाते हैं शाम को 5 या 6 बजे, तो फिर भी वो भाग दौड़ रहे होते हैं। आप सारा दिन आराम से बैठने के बावजूद यू विल से मैं तो बहुत थक गया हूँ, एंड चाइल्ड विल से कि मैं तो अभी बिल्कुल फ्रेश हूँ। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। उन्होंने पूरा दिन किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लिया, इसलिए वो ड्रेन नहीं है। और हम अगर स्ट्रेस लेते हैं तो हम सारा दिन बड़े आराम से भी बैठे रहे, स्टिल वी फील द फटीग। तो इसलिए जो ये ड्रेन का वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे जो लोग काम वर्क प्लेस पे हम जब बात करते हैं, तो अगर कभी आप अपना असेसमेंट करें, आप में से किसी की भी जॉब ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई फिजिकल लेबर रिक्वायर्ड हो, कोई वजन उठाने वाला काम, कोई लेबर वाला काम। सब लोग सारा दिन बड़े आराम से कंफर्टेबली अपने ऑफिस के अंदर बैठे रहे होंगे, बट स्टिल यू फील लाइक still you feel like drained. तो ये जो drain का element है, this is because of the psychology. तो अब इस एलिमेंट को, इसकी जो बड़ी वजह जो इस वक्त अगर हम आज इसका एक एनालिसिस करते हैं लोगों की, क्योंकि इससे जो स्ट्रेस कॉज होता है, उससे जो आउटकम्स हम रिलेट करते हैं, तो वो मैं बहुत अभी कल भी मैं एक जगह पे इस पर ट्रेनिंग करा रहा था, एंड दैट वाज स्पेसिफिकली इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो थोड़ी सी उसकी जब हम आउटकम डिस्कस करते हैं, तो पीपल दे फील वरीड कि ये तो बड़ी एक खतरनाक चीज है, वी शुड अवॉइड इट। बिकॉज अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन ने
उनके एक रिपोर्ट जो पब्लिश की उनके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने, उसका पूरी एक स्पीच है, गूगल पे अगर आप उसे सर्च करें तो उसमें दे हैव बेसिकली सजेस्टेड दैट द नंबर वन कॉज दीज डेज ओवरऑल डेथ्स की, वो हमेशा से बहुत टाइम से वो हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन उसने कहा कि द साइन ऑफ वरी इज दैट मेनली दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस। और उसमें से भी जो स्टेप्स को कैटेगराइज उन्होंने किया, उन्होंने कहा उसमें से एक बड़ी रीजन दैट इज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। कितने मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स दे डाई ईच ईयर just because of work related stress. So if your organizations they are concerned about this thing, generally when we talk about well-being, तो हम अपनी physical well-being के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। मसलन लोग अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ज्यादा नहीं हो गया, अपने वेट के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, अपने जो शुगर लेवल है उसके बारे में, फिर भी मेरा कहीं पे प्लेटलेट्स तो कम नहीं होंगे। मल्टीपल, आई डोंट थिंक इस क्लास में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इन अपनी बेसिक जो कोई भी जो नंबर्स है अबाउट योर फिजिकल हेल्थ इसके बारे में ना पता हो। लेकिन इफ आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि आपको अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में कुछ पता है? कभी किसी ने ये असेसमेंट की कि जैसे बाकी मेरी बॉडी, आई एम कंसर्न अबाउट माय हार्ट, आई एम कंसर्न अबाउट माय किडनीज, आई एम कंसर्न अबाउट माय लिवर एंड ऑल बॉडी फंक्शंस, कभी मैंने दिमाग के बारे में भी सोचा कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेरी बॉडी का, जो मेरी सारी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन। ठीक है ना, डेकार्ट ने आज से 500 साल पहले कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं सोचता हूं। तो ये जो सोचने वाला एलिमेंट है ये कितना हेल्दी है, एंड दिस इज नॉट अबाउट दिस क्लास। कुछ टाइम में अभी 3 साल आई वाज इन यूनिवर्सिटी कराची, और वहां पे आई थिंक मैंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में द पीपल हु आर वर्किंग व्हेन आस्क्ड कि डू यू नो अबाउट योर मेंटल वेलबींग, आपने कभी इसकी कोई असेसमेंट की, इसका कोई किसी तरह का कभी कोई चेकअप, कोई असेसमेंट, एंड 99% पीपल से नो। उसकी वजह ये है, उसका एक आउटकम क्या है कि इफ वी इग्नोर आवर फिजिकल वेलबींग, फिजियोलॉजिकल वेलबींग, तो अचानक यही पता चलता है कि ये बड़ी खतरनाक बीमारी होगी। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड कि हमें रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। इतना ही जरूरी वो मेंटल वेलबींग है, बिकॉज द सोसाइटी इन विच वी लिव, द सोशल सिस्टम विच वी आर हैविंग, द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द प्रॉब्लम्स, अगर उसका आप इम्पैक्ट देखें ओवरऑल, तो आपकी फिजिकल वेलबींग पे तो बहुत कम होता है, हमेशा वो इफेक्ट आपकी साइकोलॉजी को कर रहा होता है। जो भी परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो क्या जिस तरह बाकी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, इफ दे आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एलिमेंट्स और नेगेटिव उसका इफेक्ट आता है, तो क्या मेंटल वेलबींग या उसका इफेक्ट नहीं आना होगा? लेकिन हाउ वी नो दैट थिंग, जब अचानक पता चलता है कि वो एक इंडिविजुअल था बड़ा यंग, अचानक उसकी डेथ हो गई, एंड पीपल डोंट सॉर्ट ऑफ हुआ क्या, कुछ पता नहीं चला, ये उसी को पता था कि वो किस क्राइसिस से गुजर रहा। अब उसका आउटकम खैर इस वक्त एमिनेंट है, सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ जो आई थिंक मैं जो रिपोर्ट देख रहा था, पिंडी या पिंडी इस्लामाबाद की दोनों जो कोर्ट्स में सिर्फ 2025 में 45,000 सिर्फ डाइवोर्स के केस रजिस्टर हुए। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, इसमें कोई फिजियोलॉजिकल कोई नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चीजों की तरफ। यूनिवर्सिटी में कुछ अर्सा पहले आपने भी देखा होगा, क्राइसिस बन गया था, बच्चों ने छत से छलांगे लगानी शुरू कर दी थी। यूनिवर्सिटीज में मीटिंग हो रही है कि हम क्या करें। बहुत सी जगहों पे यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद उन्होंने क्या किया है कि कोई भी ओपन स्पेस है उसे बंद कर दिया, उसके आगे कोई ग्रिल लगा दी। ये अब इससे मसला नहीं हल होने वाला कि आप हर जगह के कहीं से, अब जो स्टूडेंट इस सिचुएशन में क्यों है, जो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि हैव वी एवर सॉर्ट ऑफ डिस्कस्ड दिस थिंग इन क्लास कि व्हाट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर फेसिंग। काउंसलिंग की हम उनकी करते हैं,
लेकिन इस एस्पेक्ट से अभी एक कुछ अर्सा पहले एक आई थिंक यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, उसने सुसाइड की, गूगल अगर आप करें पाकिस्तान में कुछ 3-4 महीने पहले, उसका जो सुसाइड नोट था ना, वो उसके सबके लिए, उसके पेरेंट्स के लिए और हर टीचर के लिए एक वेकअप कॉल था। उसने पूरी डिटेल लिखी कि व्हाई आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, कोई खास वजह नहीं। उसमें क्या लिखा हुआ था कि जिंदगी, लाइफ इज जस्ट अ यूजलेस थिंग, कोई इसका बेनिफिट मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इतनी एफर्ट करके जिंदगी गुजारूंगा, आउटकम क्या होगा, यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है। तो टुडे आई फील लाइक कि अगले अगर मैं 30-40 साल भी जिंदा रहता हूँ तो ये जिंदगी बिल्कुल बेकार होगी, देन व्हाई आई शुड लिव। इस बेसिस पे उसने सुसाइड करी। तो ये क्लासरूम में जो टीचर्स की जिम्मेदारी है फॉर दीज इश्यूज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट class, because when we sort of teach in class, that teaching is just like numbers sitting in class, roll number 1 2 3 4 5, वो नंबर नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग वहां पे बैठा होता है। तो मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू वॉच देयर प्रोग्रेस। वो पहले कैसा परफॉर्म कर रहा था, अब कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है, क्लास में उसकी अटेंडेंस किस तरह की है, कोई प्रॉब्लम्स अगर एबनॉर्मल बिहेवियर नजर आ रहा है, तो दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज अ टीचर टू सॉर्ट ऑफ असेस दैट थिंग। जितनी मुझे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो ये टीचर्स को ये चीज बताई जा रही है, बिकॉज वी जनरली फील कि अच्छा ये तो काउंसलर का काम है, एक आध कोई साइकोलॉजिस्ट हम हायर कर लेते हैं, वो एक ऑफिस उसका बना देते हैं। तो कैसे ये आप सोचिए पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट वो इतना सोचेगा कि मैं कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पहले तो ये बात है किसी प्रॉब्लम होता है उसे खुद पता नहीं होता कि व्हाई आई एम फेसिंग दिस इशू, कि मेरे साथ एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्यों आ रही है। then that student will sort of take an initiative कि वो उठ के उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। पहली तो बात, हमारे जो एक सोशल इस पे टैबू या स्टिग्मा क्या बना हुआ है कि आप में से कोई भी अगर किसी को कोई देख ले कि किसी हॉस्पिटल में आप किसी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास से, किसी दोस्त ने देख लिया तो उसने आगे कहना पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा। But that, जी, that again is a strange thing। मतलब जो अब जब हम स्ट्रेस को जब फेस करते रहते हैं तो आखिर में ब्रेन की लिमिट है, ठीक है, और वो ड्रेन होते होते आखिर देयर मस्ट बी सम लिमिट कि अल्टीमेटली इट इज टोटली ड्रेन, and totally drained, and that stage basically is called burnout or emotional exhaustion, when you don't have anything to fight with that stress। तो वो जब केमिकल्स का एक डिसबैलेंस होता है तो वी एट दैट टाइम नीड, नंबर वन, मे बी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी हमें कोई थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट। दुनिया में मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान और मे बी इंडिया में भी ऐसे हो, पूरी दुनिया में कहीं में भी एंटी डिप्रेसेंट को लेना कोई मसला नहीं समझा जाता। आपको अगर कोई बताया कि मैं एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हूँ, अच्छा वो ये कहे कि मैं पैनाडोल ले रहा हूँ, दैट इज नॉर्मल। वो अगर कहे कि मैं ये एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, दैट इज नॉर्मल। लेकिन वो कहे कि मैं एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हूँ, सब लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या इशू है इसके साथ, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन जब तक हम उसे नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, मतलब बीमारी है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, एंड इफ यू डोंट टेक दैट मेडिसिन, डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग नेगेटिव आउट। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, दो तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट का एक का बेनिफिट्स किस हवाले से है, बिकॉज बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं विच कैन नॉट बी सीन, नजर नहीं आते, कॉन्फ्लिक्ट वैसे नजर आ जाते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो एज यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने का मैं देखूँ तो अक्सर प्रॉब्लम्स लोगों में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मली दे डोंट सॉर्ट ऑफ सरफेस। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पता चलता है कि ये मसला। तो जहां पे एक तो इस इन इटसेल्फ कॉन्फ्लिक्ट की जो थॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है, दैट इज के दिस इज नॉट समथिंग हार्मफुल अनलेस यू मैनेज इट। ना होना, हम कहेंगे जी कॉन्फ्लिक्ट ना होगा तो ये पॉसिबल नहीं। जहां पे भी लोग इकट्ठे काम करेंगे, जहां पे भी लोग होंगे, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे जरूर होना है। लेकिन हमें इश्यू ये है कि इस नेगेटिव आउटकम से खुद अपने आप को भी बचाना है। आई थिंक
पहला जो इसका आज के लेक्चर का ना, we should start from ourselves. What I actually am doing about this thing, then I think it's important normally when we sort of discuss this thing at workplace context, how it is affecting others at my workplace. But when we talk about the students, how this thing is affecting the students, जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं, वो किस तरह का, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट की दोनों फॉर्म्स को हमें समझना चाहिए। एक वो कॉन्फ्लिक्ट जो फिजिकल इन नेचर या लोगों के दरमियान है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट वो जो स्टूडेंट्स इनसाइड देयर ब्रेन फील कर रहे हैं, वो किस चीज से लड़ रहे हैं, इस पर कौन सी ऐसी चीजें हैं, और फिर उसमें आगे हम उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो एज के कोहर्ट्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। आजकल आप एक बड़ा कॉमन जेन जी हर कोई बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस वक्त जितने स्टूडेंट्स हैं वो उसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इट्स अ रियलिटी, ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस की हम रिसर्च देखें तो शायद मार्केटिंग की हम देख लें या डोमेन की 60-70% रिसर्च जेन जी के लिए हुई, बिकॉज प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदनी है, उनको इस वक्त वो क्या चीज प्रेफर करते हैं। इसी तरह आई थिंक फॉर टीचर्स द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट एक्चुअली इज दिस जेन जी, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो एक पूरी दुनिया में जो इस एज ग्रुप के, आई होप कि कोहर्ट्स का आइडिया होगा, जो एज ग्रुप्स वाइज ना डिवाइड किया गया लोगों को सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला जो बड़ा कोहर्ट बना था दैट वाज फ्रॉम 1947 टू 65। एक खास ब्रैकेट ऑफ एज को वो डिवाइड करते हैं, दे वर कॉल्ड बेबी बूमर्स, इनिशियल जो कोहर्ट था। फिर जो 1965 से 80 तक जिनका एज ग्रुप है, दे आर कॉल्ड जनरेशन एक्स, जेन एक्स उस वक्त। तो ये उस टाइम में जेन जी की तरह बड़ी रेबल किस्म का ये ग्रुप था। जो जेन एक्स था ना, वो जितनी भी चीजें, एक बड़ा चेंज आया, फास्ट फूड आ गया, और माइकल जैक्सन भी इसी टाइम में 80s में पॉपुलर हुआ। तो ये सारे, हाँ 80s का जी, ये बड़ा एक रेबल किस्म के ग्रुप समझा जाता था उस टाइम पीरियड में। तो वो जेन एक्स। अच्छा, फिर अब जब आप 80 से ऑनवर्ड चलते हैं तो फिर एक दुनिया में बड़ी चेंज आई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। तो 80 से लेके 96 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ था, दे वर कॉल्ड मिलेनियल्स। उनका एक्सपीरियंस जो है वो कंप्यूटर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, उसके साथ था। अब ये एक लॉजिकल रीजन भी होती है इसको। 96 में इंटरनेट आया दुनिया। इंटरनेट के आने से बिल्कुल एक नई तरह का पैटर्न डेवलप हो गया कम्युनिकेशन का, रिलेशनशिप व्हाट्सएवर से। तो ये जो अभी हम जेन जी की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1996 से 2012 तक है, ठीक है। और फिर 2012 से अभी इंशाल्लाह हम अभी सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो 4-5 साल तक एक नई जनरेशन आपके पास आएगी, विच इज जनरेशन अल्फा, 2012 टू 2025। और अभी जो आजकल जो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2020 के बाद है, 20 टू 40 तक, दे आर कॉल्ड जनरेशन बीटा। तो जेन जी क्यों इस वक्त ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज इस वक्त वो बहुत अपनी प्राइम यंग एज में है। डिसीजन मेकिंग, बाइंग बिहेवियर्स, जॉब्स में इस वक्त वो इन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में इस वक्त वो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स को, तो उनका जो एक इशू या प्रॉब्लम जो यूनिवर्सली हर मुल्क में कॉमन है, दैट इज अ सैड जनरेशन। ये अब अजीब सी एक वजह है। मैं एक दिन जो टीवी एंकर है गलत हुसैन, वो बीकन हाउस स्कूल में भी पढ़ाते हैं। उनका एक ये समझते कि काफी टाइम से वो एक एक्टिविटी साथ में कोर्स पढ़ाते हैं। तो उनसे एक बार बात हुई तो एक बार सही कि ये समझ नहीं आती कि वाई जेन जी दे आर सैड। अब बीकन हाउस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, पहली तो बात ये है कि उसके पेरेंट्स फी कितनी पे कर रहे हैं, नंबर वन। फिर उसके बाद उनसे पूछे सर वी आर सैड व्हाई, पता नहीं सर क्यों। मैंने कहा भाई देखो, मेरे से बड़ी गाड़ी में तुम स्कूल आते हो, मोबाइल जो तुम्हारे पास है, जो उसकी प्राइस है, एक पाकिस्तान में एवरेज किसी बंदे की एक साल की इतनी इनकम नहीं होती, मतलब 40,000 या 45 आपने मिनिमम बेच किया है, वो एक साल में 4-5 लाख अर्न करता है, उससे महंगा तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। और जो कैंटीन है उसमें जाके जब तुमने स्पेंडिंग करनी होती है, तो जितना एक अच्छे खासे होटल में लोग स्पेंड करते हैं,
then why you are sad? The problem is वो उस स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या जिंदगी में चाहता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको दो लेवल्स पे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। शायद यूनिवर्सिटी में हम जब आते हैं तो बात दफा थोड़ा सा इट्स अ बिट लेट। स्कूलिंग में घर वालों ने उसकी कितनी असेसमेंट की, लेकिन आप जब क्लास में वो आपके पास आ गया, तो ये क्योंकि यू आर राइट नाउ डीलिंग विद जेन ज़ी, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से समझना बहुत जरूरी है। इस एज ग्रुप में वो जब आए तो उसका, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली लिंक क्लासरूम के हवाले से उसका है ना सर। when they were in a very young age, at a very young age, so they were using technology, computer, internet, उनके लिए तो ये ऐसे ही जैसे कोई इंडिविजुअल, जब हम अपने एज ग्रुप के लिहाज से देखें तो कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, दैट्स नॉट न्यू फॉर देम। they have not seen that transition के जिस वक्त आपने डेटा अगर सेव करना है तो एक छोटी सी 1.44 MB की एक वो फ्लॉपी होती थी, ठीक है। तो जब ये फ्लैश ड्राइव आई तो 28 MB की कैपेसिटी को we used to think, I was in university at that time, के ये इतना डेटा हम क्या इसमें सेव करेंगे, मतलब that was a jump from 1.44 MB to 28 MB। तो हमारे लिए तो जिन लोगों ने वो टेक्नोलॉजी को ट्रांजिशन देखी है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अ चाइल्ड इज बोर्न विद ऑल दीज फैसिलिटीज, अब आप अगर देखें आई थिंक 6 months to 1 year का जो बच्चा है वो मोबाइल को आसानी से स्क्रॉल कर सकता है। कभी अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर वो कोई यूट्यूब में कार्टून या कोई चीज देख रहा है, अगर कोई उसमें ऐड चलता है तो स्किप का उसे पता है कि कहाँ से बटन मैंने दबाना है, तो फिर उसके बाद ये खुद चल, मतलब ये यू आर डीलिंग विद दैट जनरेशन। ये थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है, बिकॉज प्रॉब्लम विद अ कोहॉर्ट इज दैट इन व्हाटएवर कोहॉर्ट वी बिलोंग, हम सोचते हैं कि बाकी सारे लोग भी ऐसे ही सोचें, ऐसा हो नहीं सकता। पहले इस चीज को रियलाइज करना कि आई एम स्टैंडिंग इन क्लास और स्टूडेंट्स एक डिफरेंट कोहॉर्ट से बिलोंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट तरह का है। तो वो एक फादर एंड सन देवर गोइंग इन अ कार, बेटा ड्राइव कर रहा था और बेटे ने नहीं सॉरी फादर ड्राइव कर रहा था, और जैसे यहाँ से जा रहे हैं कुछ सिग्नल आया तो अचानक फादर ने गाड़ी रोक ली और बड़ा प्राउडली बेटे को कहा कि अगर तुम मेरी जगह होते तो इस सिग्नल पे कभी ना रुकते। यानी मैं बड़ा जो है ना रूल रेगुलेशन और से डिसिप्लिन में जिंदगी गुजार रहा हूं और मैंने रोक लिया, तुम ना रोक सकते। तो son said, sorry to say Baba, if I were at your place I would have crossed this signal half an hour ago। इस स्पीड से आप चला रहे हैं, मैं आधा घंटा पहले गुजर चुका हूं। बेसिक प्रॉब्लम इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके, आप खुद मैं अपने बच्चों के साथ बैठूं वो ड्राइव कर रहे हो तो यही इरिटेशन होती है, भाई ऐसा चलाओ, ये क्यों ऐसे कर रहे हो। वो बच्चों का ये होता है कि लेट अस ड्राइव, कोई एक्सीडेंट खुदा ना खासकर ऐसा, लेकिन हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं स्पीड इतनी होनी चाहिए, एक लेन पे रहना चाहिए। उसकी ड्राइविंग का एक अपना पैटर्न है। तो ये नहीं कि उसे आप यू लेट एवरीथिंग कि वो सब कुछ करे, लेकिन उन्हें अपनी तरह से जिंदगी गुजारने देनी चाहिए, बिकॉज उनका एक और तरह का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, एक और तरह के इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहे हैं। तो इसका जो आइदर क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें या आपकी अपनी फैमिली में बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टीचर को ट्रस्ट क्लास में स्टूडेंट को देना होता है और बीइंग अ पेरेंट शायद हम अपने बच्चों को देना होता है, दैट इज ओपन कम्युनिकेशन। बच्चों को क्या ये सबको असेसमेंट, इसमें मैंने काफी ट्रेनिंग्स जो एग्जीक्यूटिव्स को कराई मेंटल वेलबींग में और फैमिली वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ऑडियंस से एक ही होता है, अगर मैं बच्चों के हवाले से बात करूं, क्या यू आर द पर्सन, अगर आपके बच्चे को कोई भी मसला दुनिया में फेस करना पड़ता है, क्या सबसे पहले वो आपसे बात करता है कि नहीं, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की नेचर बड़ी डिफरेंट है, हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो किस तरह के इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, तो क्या वो हर बात आपसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। If you have not given that confidence,
और ट्रस्ट टू योर चिल्ड्रन, तो उस बच्चे की गलती नहीं, ठीक है, ये आपकी मिस्टेक कि आपने वो से, जिसे हम एक टर्म कहते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं दी, ये बात की जा सके। तो इसलिए करेंगे हम अक्सर सेम थिंग, ऑल्दो इन क्लासरूम आवर रिलेशनशिप इज नॉट दैट मच लॉन्ग, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन कितना हम स्पेस देते हैं लोगों को कम्युनिकेट करने का, कितना वो फील करते हैं इजी आपसे बात करने का। इफ द स्टूडेंट कैन डिस्कस एवरीथिंग विद द टीचर, तो मैं आज मेरे ख्याल में ये टीचर की इवेल्युएशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल में नंबर 1 पॉइंट ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कितना इस टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, कितना इस चीज से इसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तभी आपको हाईलाइट होंगी। तो इसलिए आई थिंक द थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू इन क्लासेस नाउ इज दैट कम आउट ऑफ दैट जोन जिसमें हम क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो इन्वायरमेंट ये सिचुएशन है उसमें आके इन फैक्टर्स को आगे हम चलते हैं, साथ साथ थोड़ा सा ये डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है, ऑल्सो ये वर्क प्लेस के हवाले से है। आई थिंक इसे हम क्लासरूम में भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अ गुड मैनेजर डज नॉट ट्राई टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट, चीज को दबाना उसका हल नहीं, चाहे वो घर है चाहे वो क्लासरूम, यू कैन नॉट एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज पहले एक्सेप्ट कर ले सब। और ये इस जो सीईओ की बात नहीं है, साइकोलॉजी का जो आज दुनिया का सारा लिटरेचर है वो दो चीजों में बिल्कुल उनका कंसेंसस है, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, दैट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। आप ये जी अप्रिशिएटेड, इसीलिए वो पॉजिटिव की हमने बात की ना कि अगर कोई बात, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई आपसे ऐसी बात करता है, इफ यू डोंट लाइक दैट थिंग, डोंट सॉर्ट ऑफ गेट एंग्री ऑन दैट। जो अगर हम ट्रेडिशनली देखें, सोक्रेटिस की जो क्लास थी, जो उसमें सुकरात के जो स्टूडेंट्स बैठते थे, उसका एक प्रिंसिपल था, यू कैन सिट इन दिस क्लास, यानी उसको आप वायलेट करेंगे, बाकी कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से आपको निकाला जाएगा। और वो ये था कि इफ यू आर नॉट sort of willing or able to listen others, patience, क्लास में कोई भी कोई बात करे, आपके रिलीजन के बारे में बात करे, आपकी रेस के बारे में बात करे, आपके बारे में बात करे, which you don't dislike, you have to listen that thing। अगर हम आज अपनी सोसाइटी का ओवरऑल असेसमेंट करें, सबसे बड़े मसलों में से एक मसला क्या है, we don't want to listen, दूसरों को हम सुनना नहीं चाहते। दूसरा इंडिविजुअल कोई बात करता ही है और वो अगर मेरे बिलीफ के अगेंस्ट है, मेरी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के अगेंस्ट है, तो हम एकदम से कहते हैं कि बस इसको ये कर दिया। शायद सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स में से तो वो ये बात अनफॉर्चुनेटली जो एक सोक्रेटिस जैसे एक वाइज इंडिविजुअल को आज से तकरीबन 3000 ईयर्स बैक समझ आ गई थी, हमें ये समझ नहीं आया कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन। तो ये जो बात है ना कि यू कैन नॉट एलिमिनेट, ही ट्राइज टू कीप इट फ्रॉम वेस्टिंग द एनर्जीज ऑफ हिज पीपल। इफ यू आर द बॉस एंड योर पीपल फाइट यू ओपनली व्हेन दे थिंक यू आर रॉन्ग, दैट्स हेल्दी। लोगों में कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस पे है, क्लासरूम में है, तो डोंट टेक दैट थिंग नेगेटिव। कोशिश क्या करनी है, एनर्जीज लोग जाया ना करें, ठीक है, अनड्यू प्रॉब्लम्स के अंदर ना जाएं। लेकिन अगर एक डिस्कशन या डिबेट, हर कॉन्फ्लिक्ट का एक आसान सा हल क्या है, व्हेन पीपल दे सिट टुगेदर एंड दे टॉक। दुनिया में कोई मसला इस तरीके के अलावा बाकी जो सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, जिसे हम आर्बिट्रेशन कहते हैं, कि जबरदस्ती कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, फोर्सफुली आप रिजॉल्व करते हैं, तो वो तो एक चीज को दबाने का, वो जब प्रॉब्लम खत्म होती है, मतलब फोर्सफुली तो अगर हम फोर्स की बात करें तो आई थिंक बीइंग द फॉलोअर ऑफ रिलीजन, जिसमें ये कहा जाता है कि दीन में कोई फोर्स या शक्ति नहीं है, ठीक है, मतलब जो इवन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिर में जो कुरान में जो इवन रिलीजन के हवाले से क्या कहा गया, उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा, मतलब you cannot change other people even for religion if that's the thing। बाकी इससे बड़ी क्या चीज होगी कि जिसके लिए हम ये सोचते हैं कि जैसा ये इंडिविजुअल सोच रहा है मैं भी ऐसा ही सोचूं। तो पहली जो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट से आगे हम चलते हैं, जो इसकी रेजोल्यूशन की बात हो रही है,
तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल थिंग, दैट इज समथिंग दैट हैपेंस एट वर्क प्लेस, वेर एवर यू वर्क। और इसको हम अगर थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ में भी अप्लाई करें तो जिंदगियां बड़ी आसान हो सकती है। ठीक है, अनदर इंडिविजुअल इन योर सोशल सर्कल, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ थॉट, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है, ट्रीट दैट थिंग नेचुरल, डोंट लेट दैट थिंग ड्रेन योर एनर्जी, क्योंकि अगर उसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये प्लीज थोड़ी सी देर जरा इन चीजों को बात, अगर आपकी एनर्जी से ड्रेन हो रही है तो अल्टीमेटली लॉस किसका होना है, आपके अलावा किसी का भी नहीं। तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है, और ये दिस कैन बी डन थ्रू प्रैक्टिस ओनली। थोड़ा सा अपना ना रीअलाइनमेंट करनी पड़ती है दिमाग में, अपनी साइकोलॉजिकल एनर्जीज की, इन चीजों को मैंने अब कैसे देखना है। साइकोलॉजी में जो 2004-5 के बाद जो सबसे पॉपुलर जो एरिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी। सिर्फ चीजों को डिफरेंट तरह से देखना, मसलन अपने प्रॉब्लम्स को अगर आप कैटेगरीज बनाना शुरू करें, ठीक है, तो दो, अगर इफ आई जस्ट आस्क यू, क्लास में तो टाइम कम है, इसके बाद आप ये प्रैक्टिस करके देख लें कि राइट डाउन द 20 थिंग्स विच आर मोस्ट इरिटेटिंग यू राइट नाउ। इस वक्त जिंदगी में प्लीज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको इरिटेट कर रही हैं, तो उनकी हायरार्की वाइज अगर आप लिस्ट बनाए 1 2 3 4 5 और 20 तक लेके आ जाएं, then the experts say divide these problems into two categories. First is the category जो मेरी आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, जिसे हम कहते हैं area of influence, and the other one is area of concern. area of concern क्या चीज है? वो मसले जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, मेरी जिंदगी पे असर डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मसलन जो नॉर्मल एग्जाम्पल इसमें दी जाती है, ड्राइविंग ऑफ अदर्स। आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं या घर जाते हैं, तो अगर कभी आप अपना एनालिसिस करें, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्यों होता है कि दूसरा बंदा गाड़ी क्यों नहीं ठीक चला रहा, ये तेज क्यों चला रहा है, ये ऐसे क्यों चला रहा है। अच्छा, आपको आपका एरिया ऑफ कंसर्न तो डेफिनेटली है, लेकिन क्या आपके सोचने से वो गाड़ी ठीक चलाएगा? थोड़ा सोचे ना थोड़ी देर कि क्या आप परेशान हो काफी सारा और वो एक लेन पे आराम से नहीं होगा। इट इज योर एरिया ऑफ कंसर्न, परेशानी का बायस तो है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। फिर एक जो मसला है, हर वक्त सोचते रहते हैं मुल्क के हालात बड़े खराब है, ठीक है, बिजली बहुत जा रही है, इकोनॉमी के हालात ऐसे, प्लीज बातें ना करें। लास्ट रोज में एक्सक्यूज मी, बैक बेंच में बंदा ऐसे नहीं बैठता, वैसे आप टीचर ऐसे। तो जो इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है इस वक्त, ठीक है, मुल्क के हालात, लाइन ऑर्डर बड़ा खराब है, बड़ी। आई लिव इन कराची फॉर 3 इयर्स, तो मैं जब गया तो बेसिकली अपन इस्लामाबाद, सबने कहा कराची का था, वहां तो बस जो आप जैसे ही जाएंगे बाहर तो कोई बंदा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बड़े आराम से गुजर गए, नेचुरल है सब कुछ वहां पे। 3 करोड़ तकरीबन लोग रहते हैं, रात को 2-3 बजे तक वहां पे मार्केट्स खुली रहती हैं, लोग, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ फिर प्रिकॉशंस भी आपको पता होती है ना कि मुझे क्या करना है। थोड़ा सा कराची में रह के आप कराची को समझ जाए, मतलब विद ऑल दीज प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिटी लाइक कराची जैसी वहां पे लाइफ है। जितने वहां के लोग इतने इश्यूज या प्रॉब्लम, जितने वो डिजास्टर से गुजरे हैं, इसके बाद भी जिस तरह वो जिंदगी एंजॉय करते हैं, दैट इज अमेजिंग। तो मसला ये है कि अब अल्टीमेटली उन इश्यूज या प्रॉब्लम्स को, इसे कहते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजी, मैंने मैनेज कैसे करना है। तो अब मुल्क के हालात आपकी परेशानी से ठीक नहीं होंगे, देन व्हाई टू वेस्ट। मेरे दिमाग में एक जो लिमिटेड सी एनर्जी है, मैं सोचता रहूं कि जी ये कंसर्न है मेरा कि पॉलिटिशियंस क्यों करप्ट हैं, मेरा कंसर्न, उसका मुझे जब मौका मिले तब मुझे काम करना चाहिए। बाकी सारा दिन सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पब्लिक सेक्टर में ऐसा हो रहा है, ये लोग इतने पैसे खा गए, वो ये हो गया, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी के ड्रेन इससे हो रही है, तो देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक।
सो अगर हम इसका, ये मैं बिल्कुल आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 20 की आप लिस्ट बनाए, मोर देन 15 प्रॉब्लम्स विल बी सच जिनमें आप कुछ कर नहीं सकते और हर वक्त परेशान रहते। सो दैट इज ड्रेनिंग योर एनर्जीज। तो इसकी पॉजिटिव साइकोलॉजी सजेस्ट जस्ट बाय थिंकिंग डिफरेंटली प्रॉब्लम्स को ना, सिर्फ अगर ये मैंने जो आज से बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, उसके बाद जिंदगी में काफी आसानी होगी जब कोई भी चीज सोचते हुए, मैं अब रोड पे गाड़ी चलाते हुए लोग कभी इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूँ कि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलाना है, ये करने के जो इन्हें अगर एक दिल का शौक है, वही फिर गाड़ी आगे उल्टी भी कहीं हुई होती है, वो उसकी प्राइस भी पे कर रहे होते हैं, व्हाई आई शुड वरी। और जो दिमाग में हमारे जो साइकोलॉजी हम देखें ना कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें एक फ्रंटल लोब है जो हमारी रैशनल माइंड होता है, लेकिन जो ये एलिमेंट्स जिसमें एंग्री होना और फियर और ये सब तो डील करता है, एक छोटा सा कंपोनेंट है इनसाइड फियर सेंटर या अमिगडाला उसे कहते हैं, ठीक है। उसमें दो तरह के रिस्पॉन्स वो आपको हमेशा बताता है कि जब भी प्रॉब्लम फेस करें तो बेसिक क्या है, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। तो प्रॉब्लम्स को हमेशा इस एंगल से ही देखना चाहिए, कैन आई फाइट, देन आई शुड फाइट, इफ आई कैन नॉट फाइट आई शुड टेक अ फ्लाइट। वो फ्लाइट जो है वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है। पिछले साल 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले, उन्होंने कहा मुल्क नहीं ठीक हो सकता, मैं अपनी सिचुएशन को चेंज करूं। आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है, यू डोंट हैव टू पुट योरसेल्फ ऑन दी सर्कमस्टांसेस, वहां पे अपना तरीका है कार कि मैं क्या करूं। तो अगर फाइटिंग मोड में ही सारी जिंदगी गुजर गई तो फिर बड़ा डिफिकल्ट है कि यू कैन बी सक्सेसफुल, इवन यू कैन सर्वाइव, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। ये ध्यान में रखें, ये साइकोलॉजिकल वेल बीइंग इस वक्त फिजियोलॉजिकल से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग पैटर्न। तो दूसरा मैंने कहा कि एक एरिया ऑफ कंसर्न है, सेकेंड इज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वो काम है जहां मैं कुछ कर सकता हूं, इसलिए मुझे अपनी सारी एनर्जी इस डोमेन में लगानी चाहिए। सो व्हेन वी सॉर्ट ऑफ टॉक इन क्लासेस और मेरी ट्रेनिंग पीपल से, हालात जो है ना वो बड़े खराब है। मैंने कहा आपने खुद कभी अपने हालात चेंज करने की कोशिश की, क्या आपने प्रैक्टिकली किया है? तो बहुत से लोग अब इस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में भी होगा, हर जगह पे आप देखें, सबसे ज्यादा इस वक्त हमारे पास वो यूनिवर्सिटीज में रश वीकेंड क्लासेस में, और वीकेंड क्लासेस में लोग कौन से आ रहे हैं? जो प्रोफेशनल्स हैं। क्यों आ रहे हैं? दे हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर लाइफ, ठीक है। इस वक्त जो 2030 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे आया है, उसने कहा कि 2030 में वही लोग सक्सेसफुल होंगे जिन्होंने इन 5 सालों में एक चीज पे काम किया होगा, दैट इज अपस्किल। अपने स्किल को कितना आप डेवलप कर सकते हैं 5 साल बाद का। अगर इफ यू फील लाइक, दिमाग का जो एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी बॉडी का सबसे लेजी कंपोनेंट, इसे अगर आप फोर्स ना करें काम करने के लिए, और ये सब अपने साथ अगर अपनी असेसमेंट करके देख लें, ये हमेशा आपको कहता है भाई चलने दो काम, ठीक है गुजारा हो रहा है, आराम से बैठते हैं। बिकॉज जब भी आप कोई चेंज की बात करते हैं ना, इसे मेहनत करनी पड़ती है, इसे सोचना पड़ता है। तो ये क्योंकि, और खासतौर पे ये जो अमिगडाला जो पार्ट है ना, इसे कहते हैं इट्स अ रेप्टाइलियन पार्ट। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंचुरीज में इवॉल्व भी बहुत नहीं हुआ, एवोल्यूशन हुई है इंसान के दिमाग की। ये इसमें कहते हैं कि लाखों साल से इसमें एवोल्यूशन भी बहुत नहीं हुई, तो ब्रेन इटसेल्फ बहुत रेजिस्टेंट है टू चेंज। तो इसलिए सिर्फ अपने दिमाग की वो बात सोचना या सुनना, ये काम ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए यू नीड टू डिसाइड कि चेंज कैसे। अब ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ, ऑल दो आई एम टॉकिंग टू दिस क्लास, शुरू में एक बात हमने की थी, फ्रॉम क्लास, फ्रॉम ट्रेनिंग टू क्लासरूम, यही मैसेज आपने क्लासेस में बात कर रहे हैं। This basically is for this class, but being a teacher, you need to sort of raise these issues in the classes. Students see, because I have sort of, I am maybe discussing these things for decades in classes, और बहुत बड़ी चेंज मैंने देखी लोगों की जो लाइफ के अंदर, उनके कैरियर्स के अंदर, उनके प्रोफेशंस के अंदर। तो अगर आप ये चीज अपना, व्हाट्सएवर यू आर टीचिंग, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं,
आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, लेकिन दैट शुड बी अ डिस्कशन और डिबेट इन द क्लास. यू शुड डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट दीज इश्यूज और प्रॉब्लम्स, और इसका सोल्यूशन वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉस्ट कितनी है, ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में हमारी बिजनेस की जो स्टडीज पब्लिश होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि 30% मैनेजर का टाइम जो है वो स्पेंड इन डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, और 20% ऑफ एग्जीक्यूटिव टाइम गोज टू लिटिगेशन रिलेटेड एक्टिविटी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके फिर सीरियस प्रॉब्लम में चले जाते हैं, लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं. और नंबर वन कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवर्स ड्रैग्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी. वर्क प्लेसेस के लिहाज से अगर इसे ठीक तरह से मैनेज ना किया जाए, दिस इज अ स्टडी बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, कि पूरी दुनिया में ये कितना एक बड़ा इशू या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. कैंपस में कहां कहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. वर्क प्लेस के साथ अगर कैंपस में आते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, फैकल्टी टू फैकल्टी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आ रही. ऐसे प्रॉब्लम्स हर यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, स्टूडेंट टू फैकल्टी. अब ये दूसरी साइड पे अब प्रॉब्लम थोड़ा उनकी नेचर और सीरियस होती जा रही है. फैकल्टी टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन क्लासरूम डिसरप्शन. आखिर जो एक अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज ना किया जाए, तो हमें बेसिकली जो असेस करने की जरूरत है कि कैंपस में इस वक्त, और मे बी higher level, it is the responsibility of senior management to see the environment of a campus, कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें ज्यादा कॉमन है. स्टूडेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट कितने कॉमन है, फैकल्टी के कॉन्फ्लिक्ट कितने कॉमन है, डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट कितने कॉमन है. तो अगर यहाँ पे इनका लेवल या इंटेंसिटी हमें देखनी पड़ेगी. और फिर आई थिंक स्टूडेंट टू फैकल्टी, और ये अगर आप इसको देखें, जैसे सर कह रहे थे कि इसको डील भी कर रहे हैं, तो आपके पास चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, खासकर स्टूडेंट टू फैकल्टी कॉन्फ्लिक्ट जो चीजें रिपोर्ट होती हैं, और उनकी नेचर डेफिनेटली अब टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है. अगर आप हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस का एक्ट देखें, तो उसमें स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज का जिक्र है. इसका मतलब क्या है कि ये भी यूनिवर्सिटीज का एक बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये बना हुआ है. तो वो भी एक टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही है. कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि आपको कोई इंटरेस्ट है जो आप अचीव करने के लिए आप अल्टीमेटली कोई नेगेटिव टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं, और वो चाहे स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट बन जाए या अल्टीमेटली टीचर्स के लिए बन. Faculty to administration, again a very common issue or problem. और फिर classroom disruptions के classroom में ultimately problems जब ज्यादा होने शुरू हो जाएं, कुछ स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाएं, प्रॉब्लम अगर होनी शुरू हो जाएं, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि there is some sort of conflict. So I think being a teacher or being someone in management, we need to divide the conflicts in campus into categories. पहले मेरा ख्याल है जो भी आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनमें देखेंगे कौन सा ज्यादा कॉमन है. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स वो अराइज होते हैं, और स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज में. और इन सब का अगर मैं एंड में देखूं, जैसे मैंने पहले कहा था, एक सोल्यूशन तो ओपन कम्युनिकेशन फॉर एनी प्रॉब्लम. हाउ मच द फैकल्टी, द स्टूडेंट्स, they are given the opportunity to report that thing, to openly discuss that. How much they feel psychologically safe to report this thing. इसे हम टेक्निकल टर्म्स में अगर वर्क प्लेस के हवाले से कहें, तो ऐसे लोग जो प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड विसल ब्लोअर्स. ठीक है. और अगर हम पिछले 20-30 साल की हिस्ट्री देखें पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस की, तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई, जिसमें प्रोएक्टिव कोई अप्रोच लेके इशू को रिजॉल्व किया गया, दैट वाज बिकॉज ऑफ विसल ब्लोअर्स. विसल ब्लोअर क्या करता है, वो प्रॉब्लम को पहले से रिपोर्ट कर देता है. अब जब वो रिपोर्ट करेगा, उस वक्त वो प्रॉब्लम लोगों को नहीं पता थी, और मोस्टली इट इज अगेंस्ट द सीनियर मैनेजमेंट. तो होगा क्या कि व्हेन समवन रिपोर्ट्स दिस थिंग, तो मैनेजमेंट उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी. इसलिए पूरी दुनिया में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है. सो I published a paper in this area way back in 2011, जो पाकिस्तान में विसल ब्लोइंग के ऊपर क्या सिचुएशन है, और फिर उसमें मैंने एक न्यूज़पेपर में काफी बड़ा आर्टिकल भी लिखा. तो 2014 या 15 में
जब पाकिस्तान में इसके डिस्कशन के डिबेट स्टार्ट हुई, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में लाहौर में गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई, सो आई वाज आल्सो इनवाइटेड बिकॉज ऑफ दैट पब्लिकेशन। इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि विसल ब्लोइंग कैसे हो सकती है, एंड किसी हद तक उस जो ड्राफ्ट था उसमें कुछ ना कुछ वेरी फीडबैक थी, एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इस वक्त एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने किसी सीनियर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू दिस थिंग, कि ये सीनियर कोई बॉस ये काम कर रहा है, ये कोई, लेकिन लोगों ने काम किया, और बाकी दुनिया में तो बहुत कॉमन है कि ये करप्शन हो रही है इस वक्त, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, तो इमीडिएट तो रिएक्शन कुछ आता है। लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय दैट लॉ, यू कैन गो इनटू कोर्ट एंड यू कैन से कि आई हैव डॉक्यूमेंटेड दिस इरेगुलरिटी अगेंस्ट दिस पर्सन, दैट्स व्हाई मेरे खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, तो कोर्ट वहां पे आपको प्रोटेक्ट करेगी अंडर दैट लॉ। दैट्स द यूज ऑफ, तो जिन लोगों में अगर इतनी मॉरल करेज अगर हो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप ऐसा करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन लोगों ने ऐसे किया। दुनिया में जो बड़े बड़े 2002-4 में स्कैंडल्स बने, एनरॉन और वर्ल्डकॉम, बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन जब अमेरिका में रिपोर्ट हुई, तो बाद में उन्होंने जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि बहुत से लोगों ने ये पहले ही रिपोर्ट कर दिया। उनकी सीएफओ थी शेरन वॉटसन, इनका आई थिंक एनरॉन उससे पहले ही कह दिया था कि इस पर मैनेजमेंट की गड़बड़ है। और बाद में फिर 2004 में इन 3-4 लोगों को टाइम मैगजीन ने उनकी पिक्चर अपने मेन टाइटल पेज पे पब्लिश की, पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया कि दुनिया के मसलों को या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाले यही लोग हैं who have this moral courage कि जब कोई प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे तो दे रिपोर्ट दिस थिंग। तो इसलिए जो इसका सोल्यूशन एक बड़ा, चाहे वो क्लासरूम में या वर्क प्लेस में है, how much it is easy to report that thing, how much if someone is reporting that thing, the people they feel psychologically safe कि मैं जब ये रिपोर्ट करूंगा तो मेरे खिलाफ कोई मसला नहीं है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसीज बना दी है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली जीरो तो नहीं बहुत कम हो गया है, बिकॉज whatsoever is causing a problem or issue in that organization, that there is a mechanism to report that thing. उसमें पहले तो एनोनिमिटी भी रखी जाती है कि आप सिर्फ रिपोर्ट करें, लेकिन जहां पर जरूरत पड़े लीगल आस्क के उसके आगे वो बात भी करें उसमें, और लोगों को आमने सामने बिठा दिया जाता है, जिसके खिलाफ बात है वो दोनों आपस में एक ओपन डिस्कशन या डिबेट होती है, एंड इट इज अ नॉर्म और मे बी अ पॉलिसी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई नेगेटिव आउटकम इस इंडिविजुअल पे नहीं होगा जिसने ये रिपोर्ट किया। इसके लिए उतना ही हौसला चाहिए जो सुकरात ने 3000 साल में सुनने। बीइंग अ बॉस मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं अपने खिलाफ कोई बात सुनूं कि आपने ऐसे कर दिया, और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मैंने एक्सपीरियंस है कुछ जगहों पे, बहुत आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगहों पे बड़ा ओपन, मतलब एक जगह पे आई शुड टेक द नेम, नमल यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ हेड किया बिजनेस डिपार्टमेंट को। नमल इज नॉट NAML, नमल मियां वाली में जो खान साहब की यूनिवर्सिटी है, सो आई वाज देयर as head of business studies for 3 years. There was a weekly meeting or bi-weekly meeting which was called coffee hour. अच्छा उसमें वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, फैकल्टी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में सारी फैकल्टी बैठी, और सबसे पहले डिस्कशन ये शुरू होती थी कि आप बात करें रेक्टर साहब से, एवरीवन, कि आप उनसे क्या रिलेशन। और वो when I usually went there for felt कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन कुछ ऐसे बाद आप उस कल्चर के यूज्ड टू हो जाते हैं। सो इफ आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो कलेक्टिव कहती थी कि ये वर्कलोड जो आप दे रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं होगा सर, इसका नहीं चल सकता। सो आई यूज्ड टू आस्क कि क्या किया जाए, नहीं आप इस चीज को ऐसे करेंगे। इतना जबरदस्त वो कल्चर था, और आखिर में ये क्या कि रेक्टर भी और कोई, दैट्स व्हाई इट वाज इनफॉर्मल मीटिंग, कॉफी पीते हुए हर बंदा हर बात कर सकता था, और उसको प्रॉपर्ली नोट किया जाता। और वो जो अल्टीमेटली सीनियर लेवल पे जो मीटिंग्स यूजी वगैरह वहां डिस्कशन होती थी कि क्या ऐसी डिबेट से डिस्कशन होती है। आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स दे वर रिजॉल्व्ड इन द कॉफी आवर। एक दफा जब बैठ के जब लोगों ने बात करें और आपकी सारी मैनेजमेंट सामने बैठी हुई है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अपनी कि भाई मेरी ये लिमिटेशन है, मैं नहीं कर सकता। अभी आप बहुत सी चीजें सोचते होंगे कि मेरा बॉस या वाइस चांसलर या ये डायरेक्टर ऐसा नहीं कर रहे,
कभी आपने उनको सुना कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं? हम तो ये समझते हैं ना कि पर्सन एट दिस पोजीशन, वो इस वक्त जो है ना ऑल इन ऑल है, सारा कुछ उसके इख्तियार में, ऐसा नहीं होता। तो आप भी जब हायरार्की में ऊपर जाते हैं, आपको फिर एहसास होता है कि जितना आप सीनियर पोजीशन पे जाते जाते हैं, उतनी ही आपकी लिमिटेशन बढ़ती जाती है, उतने ही प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब वो ओपन कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है कि दैट थिंग इज कम्युनिकेटेड, और वो जब बताई जाती है, टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, ठीक, ओके, तो फिर वो चीजें रिजॉल्व हो सकती है। तो इसलिए जहां पे आपके पास स्पेस हो, इफ यू आर हेडिंग अ डिपार्टमेंट और मे बी किसी चीज को, तो कम से कम आपको कोई नहीं रोकेगा अगर अपने उस यूनिट के डिपार्टमेंट में आप ये चीज प्रमोट करना शुरू करें। मे बी इन फैकल्टी मीटिंग्स जस्ट आस्क के चीजों को, और फिर जो लोग बैठे हैं, मैं टर्म रिपीटेडली यूज कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, दे शुड फील प्रोटेक्टेड कि मैं बात करूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं। ये सारा कुछ साइकोलॉजिकल है। जैसे ही उसे ये पता लगा कि मैंने बात की और इसका ये एक्शन होगा, उसे बात ही नहीं करनी। हमारा दिमाग जो है ना, ये बड़ा इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे क्रेजी है, लेकिन बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच भी है। जैसे ही सोचते हैं कि भाई इस बात करने से मुझे नुकसान पहुंचेगा, डोंट से दीज वर्ड्स। वो जब साइकोलॉजिकली सेफ, पेरेंट्स की भी मैंने इसलिए बात की थी, व्हेन दे फील साइकोलॉजिकली सेफ टू टॉक टू यू, कि जी फादर और मदर, ये मसला इस वक्त मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वो मसला कुछ भी हो सकता है, then you must be ready to listen that thing। आप नहीं सुनेंगे, वो किसी और से बात करनी तो उसने है। और इस चीज को लोग फिर मिस यूज करते हैं। मैनिपुलेटर्स जो होते हैं ना, वो फेक हमदर्द बन जाते हैं फिर। तो उसे तो एक चाहिए एक जगह सुनने के लिए, वो फिर ऐसी जगह सुनाएगा जो कोई मैनिपुलेटर उसे फिर अल्टीमेटली बहुत ही इसका नेगेटिव आउटकम बाज दफा आता है, जो बच्चों को पता नहीं होता। इसलिए व्हाटसोएवर issue is there, मतलब I have sort of used this technique on my children, so I can say with maybe more than 90% trust कि मेरे जो बच्चे, खासकर बेटी now she has done masters अभी, इस लेवल पे भी आके उसने जिंदगी में हर मसला सबसे पहले मेरे साथ डिस्कस किया, और जिसकी वजह से आई फील के उसे किसी और से शायद बात करने की जरूरत भी नहीं। और अगेन व्हेन आई एम सेइंग हर मसला, शी डिस्कस एवरीथिंग विद मी, जो बीइंग अ फादर शायद हम सुनने के लिए आमतौर पे कि भाई ये कैसी बात कर, शी सेड नहीं, आपसे बात करनी। तो क्या इतनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी बच्चों को हम देते हैं? नहीं देते, तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं। आपने उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो किसी सेंट की तरह रहे, बड़ा मुश्किल है। को एजुकेशन में इकट्ठे जब लोग पढ़ते हैं, तो हर तरह का मसला हो सकता है। वही फील नहीं, ये अनएथिकल है, फिर उसका उसे इन्वायरमेंट ही ऐसा दें। जब इस तरह की सिचुएशन में बिठा दिया है, देन एक्सपेक्टिंग दिस थिंग ऐसा नहीं होगा, नो, इस रियलिटी को फेस करना नहीं। और यही क्लासरूम के इश्यूज, यही इशू क्लासरूम से है कि बच्चों को भी इतनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी है कि वो टीचर से, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, अपने डीन से, जो भी लोग हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो ओपनली बात कर सकते हैं कि नहीं। तो चाहे अपना वर्क प्लेस है, चाहे अपने क्लासरूम्स हैं, ये इन्वायरमेंट वहां पे डेवलप है। इन्वायरमेंट जब ये डेवलप होगा, इट विल टेक टाइम। बच्चों को एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि ये बात, और बच्चों को एक तो जो काउंसलिंग के ना एक फॉर्मेलिटी के लिए रख देते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, दैट शुड बी एक्चुअली द काउंसलिंग आवर्स, जहाँ पे लोग आपसे बात करें, उससे आप कम्युनिकेशन करें। आई थिंक ये इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, और आइदर इट इज बिटवीन फैकल्टी टू फैकल्टी, इट इज बिटवीन फैकल्टी टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट मींस स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट टू फैकल्टी, किसी भी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज ओपन कम्युनिकेशन। टाइम बहुत लिमिटेड है, ये तो हमारा कई दिनों की वर्कशॉप होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आई थिंक इसके बाद शायद आपकी और भी कोई एक्टिविटीज हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जितना पॉसिबल था इतने टाइम में आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। So thank you so much for the valuable information in today's session. Just a quick question, हमारा time थोड़ा short है, अगर कोई एक सवाल कोई करना चाहेगा आपसे। That was wonderful listening to you. And I was thinking I also had one conflict in my mind. कि आपकी चाय ठंडी हो रही है? और that was something. वो हम arrange करते हैं, manage करते हैं। No. The point was कि unnecessary. जिस तरह आप कह रहे थे unnecessary thinking आपके mind पे आ रही है, तो I was thinking कि
why I'm thinking about the tea, it is getting cold. But having said this, I want to say that जैसे कि हम कहते हैं कि happy mother means happy family. The same is true for happy faculty means happy students. तो अगर जो है ना faculty की well-being और happiness को prime consideration दी जाए तो इसके लिए बहुत important होता है. But से यहाँ पे मैं सोच रही थी कि the ratio of faculty and student in the class matters a lot. Like if I have a very big class, like AC student की class है, so it is very difficult for me to manage and to identify if anything is wrong with one or two of the students. जितनी छोटी क्लास होगी मेरी इंटरेक्शन ज्यादा बेटर होगा. जी बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता बाकी डिपार्टमेंट्स में भी काउंसिल आजकल बड़ा इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रही है। हमारा अभी बिजनेस में एन बैंक का विजिट था, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस। मतलब अगर उन्हें किसी भी तरह से पता चला है कि मैक्सिमम 30 शायद दे अलाउ, एक जो क्लास में 1 to 30 से ज्यादा दे डोंट अलाउ। तो जिन डिपार्टमेंट्स के लिए काउंसिल, बिकॉज वो ऐसे नहीं करते किसी बात की बात पे, वो स्टूडेंट्स का पूरा नंबर लेते हैं, उसको क्लासेस को जाके फिजिकली विजिट करते हैं, उसको देखते हैं, टाइम टेबल एवरीथिंग दे सी। तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज इवन आई इन प्राइवेट सेक्टर दे आर फोर्स्ड कि हमें अब इसको, बिकॉज अब तो एक्रीडेशन इवन अभी बिजनेस के लिए पहले मैंडेटरी नहीं था, अभी उसका भी उन्होंने नोटिफिकेशन एचईसी ने कर लिया कि इट्स मैंडेटरी कि आपको एक्रीडेशन नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम ही स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसमें आई थिंक यूनिवर्सिटीज को अपनी पॉलिसीज बनाते हुए और फिर ऑन द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज 30 इवन इज अ बिग नंबर। अब मुझे नहीं पता यहाँ की कितनी बड़ी क्लासेस होती हैं, बिकॉज आप 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप, मेरा अपना जो उसूल ये है कि अगर आपको मिड टर्म तक हर स्टूडेंट बाय नेम नहीं याद होता, तो इट मींस कि फिर आप अपना रोल, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट है, उसकी असाइनमेंट है, मुझे पता चले ये स्टूडेंट है, इसकी ये, तब जाके आप उसकी कोई काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। क्लास इज नॉट अबाउट डीपर्सनलाइजेशन, वो नंबर नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कहता है कि हर इंडिविजुअल एक नंबर है, ABCD 1 2 3। जब तक उसे इंसान की रिकग्निशन नेम से होती है, सो इफ यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय नेम और उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस और सब कुछ, वो तभी होगा जब थोड़ा नहीं, 25 to 30 इज रीजनेबल नंबर। 50 स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। फॉर दैट आई थिंक अगर किसी भी जगह पे है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि सब लोगों को यू शुड रेज वॉइस ऑन दिस थिंग। मीटिंग्स के अंदर बात तो करें, कोई कुछ नहीं कहता। जो आई थिंक यूनिवर्सिटीज में एजुकेटेड लोग बैठे होते हैं, वो हमें डर ज्यादा लगता है, ये हो जाए वो हो जाए, जस्ट रेज योर वॉइस के साथ ऐसे होना चाहिए। होगा नहीं होगा, कम से कम वो जो फराज का शेर है ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो यही बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा ही जलाते जाते। कम से कम आप अपना पर्सपेक्टिव तो उसमें दे दें कि ये ऐसे हो सकता है, उससे बेहतरी हो सकती है, बात सुनी जाती है। ये मेरी I really very appreciate talented student fields कि यहाँ पे हमारे पास हर इंस्टीट्यूट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए they have appointed people जो कि they take care of the students और उनसे directly feedback लेते हैं। तो this is something which is नहीं, इन्होंने taken बड़ी care of. पॉजिटिव बात बताई, which is good। उन्होंने कहा कि इतने स्टूडेंट्स होने के बावजूद आज तक कभी मरी रोड ब्लॉक नहीं किया। दैट इज अ ग्रेट थिंग। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स का ना वो जो सेफ्टी वॉल जरूर होना चाहिए कि आखिर में, इससे पहले कि कोई धमाका हो, कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे चीजों को सुना जाए। तो वो मैकेनिज्म अगर लेवल वाइज इन प्लेस हो तो बहुत उसका फायदा हो। Sir, but you have tried. So, I would now like to invite Dr. Babur to share a few words about mentorship program and closing remarks for the session. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ऑनरेबल गेस्ट प्रोफेसर साजिद बशीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सर आपने हमें टाइम दिया। और ये जो आपकी डिस्कशन थी, इसमें हमारे लिए बहुत लर्निंग है। रियली बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लेक्चर से सीखी हैं और हमारे कोलीग्स ने भी सीखी हैं, जो यकीनन हमारे कैंपस के लिए, हमारी लाइफ और सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मैं अल्लाह ब्लेस यू सर। जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट की बात है, तो जो मेरे माइंड में है सर कि
अगर हम हिस्ट्री को देखें, इस्लामिक हिस्ट्री को, तो अरब की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट था वो 300 साल पुराना था, औस और खजरज कबीले के दरमियान, जिस पर कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह अल-हुजरात, उसकी वर्स नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 जो है वो नाजिल हुई है। तो उसमें एक मैकेनिज्म दिया गया है, एक डिवाइन मैकेनिज्म, कि जब दो फ्रीकन कन्फ्लिक्ट हो तो उसको कैसे एड्रेस करेगा। उसमें जो डिवाइन विजडम में है कि जो तीसरा फ्रीक है वो गुड रोल प्ले, और वो जो दो फ्रीक हैं उनके दरमियान वो गुड रोल प्ले करे और उस कन्फ्लिक्ट को खत्म करे। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 300 साल पुराने कन्फ्लिक्ट को खत्म किया था, और फिर एक एसओपीस दिए थे, 7 एसओपीस दिए थे कि जब सदियों पुराने कन्फ्लिक्ट को खत्म किया गया है तो उस कन्फ्लिक्ट को विद एसओपीस खत्म किया। 7 एसओपीस कुरान पाक में है। पहला यह है कि जब कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया दो फ्री कैंप में, तो फिर कोई भी फ्री दूसरे का मिजाज नहीं बनाएगा, नंबर 1, ला यस्खर के बाद। दूसरा यह है कि वला तलमिजू अनफुसकुम, कोई माजी का ताना नहीं देगा कि भाई हमने ये किया आपने ये किया। तीसरा ये, कोई बैड टाइटल नहीं देगा, वला तनाबजुल बिल। फोर्थ के, कोई आप बदगुमानी नहीं करे। फिफ्थ के, आप कोई खुफिया जानकारी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करे। सिक्स के, बैक फाइटिंग नहीं करेगा। और सेवंथ की, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा कबीला बड़ा है या मैं बड़ा हूं या दूसरा। रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, दिस वाज मैकेनिज्म प्रेजेंटेड इन सूरह अल-हुजरात रिगार्डिंग कास्ट। दूसरी चीज ये है कि जब कन्फ्लिक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी के साथ है, फैमिली का है, तो जब हमसे वो कन्फ्लिक्ट हल नहीं हो रहा तो हम किसी दूसरे जो जो हम समझते हैं कि ये दयानतदार है और मुखलिस है, उससे हम मशवरा करें कि भाई ये परेशानी है, हम इसको कैसे हल करें। अल्लाह ताला ने एक सूरह में लिए, सूरह अश-शूरा, और हमारे प्रॉफिट भी ऐसा ही करते थे। जब कोई मसला कन्फ्लिक्ट आता था, आप मुशावरत करते थे। तो जब हम मशवरा करते हैं तो यकीनन उससे भी बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। तीसरा सर एक सब्जेक्ट है जिसमें हमने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा सेमिनार भी करवाया, एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। जरूरी नहीं है कि जिस शख्स से हमारी ओपिनियन नहीं मिल रही या डिसएग्रीमेंट है, तो हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट जो है ये भी एक सोर्स ऑफ पीस हो। हमें दूसरे की बात जो हमें हमारे मिजाज से मैच नहीं खाती उस पर थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हमारे प्रॉफिट ने हमेशा दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी। फिर ये भी एक चीज है, साइलेंस जो है ना, ये भी एक सोर्स ऑफ साल्वेशन है। कुछ अगर कंफ्लिक्ट हो गया, थोड़ा सा हम खामोश रहें, तो खामोशी से भी चीजें जो है वो एड्रेस हो पाती है। और फिर एक आखिर में ये कहूंगा कि जो कंफ्लिक्ट है ये प्रॉब्लम भी होता है, मगर ये किसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी होती है, ये ब्लेसिंग भी है। तो अक्सर जो कंफ्लिक्ट होते हैं उससे चीजें रिजॉल्व होती है, लोगों को राइट्स मिलते हैं, और पीस जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है वो जन्म लेती है। और मैं चूंकि पिछले 14 साल से डायरेक्ट स्टूडेंट मैटर्स को डील कर रहा हूँ, कन्फ्लिक्ट्स को, चीज़ों को, मैंने देखा है कि उन जो स्टूडेंट के दरमियान इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे कई खैर की चीज़ें मिली। तो कि इंडिया के बहुत बड़े राइटर हैं, वहीदुद्दीन उनका नाम है, उनकी किताब है राज़ हयात। तो उन्होंने कुछ स्टोरीज लिखी हैं। उन्होंने कहा कि सहरा में जो लोग रहते हैं, सहरा में तूफान बहुत आते हैं, खासकर गर्मियों में बहुत तूफान आते हैं। और मैं भी इत्तेफाक से सहरा में रहता हूँ, मैं देखता हूँ। तो एक सहरा में रहने वाले लोग जब तूफान को देखते हैं ना, तो वो परेशान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। ये जो तूफान उठाया है, यकीनन इस तूफान से मौसम बदल जाएगा, वेदर चेंज हो जाएगा, गर्मी खत्म हो जाएगी, बारिश आ जाएगी, और ऐसे ही होता है। और बाकी सर, आपने नई नस्ल जेन ज़ी की बात की है, तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमें जेन ज़ी पे हम बहुत तवज्जो करते हैं, हमें अपने ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। मसला एक हमारी तरफ है, उनकी तरफ से नहीं। जब हम थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे तो वो हमारे बच्चे, बिल्कुल, मैं, मेरे बच्चे हैं, बेटा बेटी है, शहाब इंशाल्लाह। तो मैंने देखा है कि जब मैं उनको ऑर्डर करता हूँ तो वो फील करते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूँ ना कि शहाब मेरी हेल्प करो या बुरहान मेरी हेल्प करो,
वो दौड़ के आ जाते हैं, बाबा क्या हेल्प करो, पर हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना। और वाकई हमारे बच्चे जो है ना वो हमसे बड़ा दूर की सोच। सर कुछ साल पहले 14 अगस्त था, तो छोटा सा मेरा बेटा, वो ना उसने आर्मी की वर्दी पहनी, यानी वो 14 अगस्त में बच्चे पहनते हैं, तो गली में ना वो 8-10 बच्चे इकट्ठे हो गए कि ये इसने क्यों पहनी हुई है? तो ये क्या करेगा अंदर, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के। तो मैंने कहा ये बड़ा होके आर्मी में जाएगा और कश्मीर आजाद कराएगा। तो उन बच्चों ने मुझे कहा कि अंकल आप कैसी बात करते हैं, जब ये बड़ा होगा आर्मी में जाएगा उस वक्त तो कश्मीर आजाद हो चुका हो। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ा सा ना एक गुड थॉट के साथ तमाम चीजों को देखना चाहिए। बहरहाल सर, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर डॉक्टर अनंत का, मैडम का, निम्रा का, डॉक्टर आयशा, सारे पुलिस का, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। So thank you so much. Now I request you, sir, please आप आगे और सर अभी token of acknowledgement present कर लेंगे। And Dr. Arshid. Chat को आएंगे messages चाहिए, question ये इस देख लेते हैं ये तो इसके बाद। This one, sir. सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। Thank you.